हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BPSC 112, दैट इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट। सो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड पे जा करके अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, दैट इज़ BPSC 112, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़िया करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और आपने अगर हमारे अभी तक व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन सोशल लॉज लेड डाउन बाय मनु इन मनुस्मृति। सो Manusmriti, that means Laws of Manu, is one of the most important ancient Hindu texts dealing with social, moral, legal and religious duties। तो ये जो मनुस्मृति है, जो कि मनु के द्वारा बनाया गया कुछ कानून है, जो हिंदू साहित्य में अगर बात किया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक क्या है, हमारा एंशियंट हिंदू टेक्स्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम समाज के बारे में, मोरल वैल्यू, लीगल और रिलीजियस ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE, और ऐसा माना जाता है कि इसको लिखा गया था 200 BC, ठीक है, यानी 200 BC से लेकर के 200 CE के दौरान, ठीक है। सो द टेक्स्ट लेड डाउन रूल्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। तो जो ये हमारे प्राचीन भारत की अगर बात करें तो उस समय इसको लिखा गया था, कुछ कानून बनाए गए थे जो किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए या फिर किसी भी समाज के लिए थे, जो कि उनके सामाजिक जीवन को काफ़ी प्रभावित करते थे। हाउएवर मेनी ऑफ इट्स लॉज हैज़ बीन प्रेज्ड एज वेल एज क्रिटिसाइज्ड बाय मॉडर्न स्कॉलर्स। जबकि इनके बहुत सारे ऐसे कुछ लॉज हैं, कानून हैं, जिसको प्रेज भी किया गया है और कुछ को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है आज के आधुनिक जो हमारे स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा, ठीक है। सो मेन सोशल लॉज ऑफ मनुस्मृति, जो पहले इसके जो मेन कुछ सोशल लॉज हैं, ठीक है, सामाजिक जो कुछ कानून हैं बनाए गए हैं मनुस्मृति द्वारा, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ द वर्ण सिस्टम, दैट इज़ द कास्ट सिस्टम। मनु डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 4 वर्ण। मनु ने क्या किया है, समाज को 4 वर्ण में विभाजित किया है, बांटा है। जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट इज़ द ब्राह्मण्स, जिसमें प्रीस्ट्स और टीचर्स आते हैं। सेकंड इज़ द क्षत्रिय, जिसमें रूलर्स और वॉरियर्स आते हैं। थर्ड इज़ द वैश्य, जिसमें ट्रेडर्स एंड फार्मर्स आते हैं। एंड फोर्थ इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ द शूद्रास, जिसमें सर्वेंट्स एंड लेबर्स आते हैं, ठीक है। ईच वर्ण वाज असाइंड स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और सभी वर्ण को अलग अलग उनके काम और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दिए गए हैं। मनु बिलीव दैट सोशल ऑर्डर कुड बी मेंटेन्ड इफ़ एवरीवन परफॉर्म दियर असाइंड ड्यूटीज़। और मनु ऐसा मानते थे कि अगर समाज में जो एक ऑर्डर है, ठीक है, कि सबका क्या क्या काम है, अगर वो अच्छे से अपना मेंटेन करेंगे अपने काम को, अपने ड्यूटीज़ को जो उनको दिया गया है, तो समाज में एक ऑर्डर जो है वो बना रहेगा, ठीक है। सेकेंड इज़ द रूल्स रिगार्डिंग वुमेन, मतलब महिलाओं के खिलाफ कुछ यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। मनुस्मृति स्टेट्स दैट वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय दियर फादर, हस्बैंड एंड सन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे मनुस्मृति जो है वो कहता है कि जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उनके पिता के द्वारा, उनके पति के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा। अलग अलग जो जीवन का जो स्टेज होता है, ठीक है, मतलब अलग अलग समय जो जीवन का चलता है उस समय, यानी कि जब वो बहुत मतलब छोटी रहेंगी, महिलाएं छोटी रहेंगी, तो उनके पिता के द्वारा उनसे मिलना चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन। जब वो बड़ी हो जाएंगी, युवा हो जाएंगी, ठीक है,
तो उस समय उनके जो पति होंगे वो उनकी सुरक्षा करेंगे, और जब वो युवा से और ऊपर चली जाएंगी यानी कि बूढ़ी होने के कगार पे रहेंगी तो उस समय उनके बेटे उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। इट एम्फेसाइज्ड फैमिली वैल्यूज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन द हाउस होल्ड्स, हाउएवर इट डिनाइड वुमेन इंडिपेंडेंस इन मेनी मैटर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम। वो जो परिवार के अंदर जो महिला का जो महत्व है उसको वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो महिलाओं के जो स्वतंत्रता है और उसको ये डिनाई करते हैं कई सारे चीज़ों में, और उनके फ्रीडम को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। द टेक्स्ट स्ट्रेस्ड मोरल कंडक्ट, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, respect for elders and obedience to social norms. It encouraged people to lead a disciplined and virtuous life. तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है मनुस्मृति के अंदर वो मोरल कंडक्ट के बारे में बताते हैं, ऑनेस्टी रखने की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होने की बात करते हैं और बड़ों का आदर सम्मान करने की बात करते हैं। साथ ही साथ समाज के कुछ नियमों का पालन करने की भी बात करते हैं, और ये एक डिसिप्लिन्ड और वर्चुअस लाइफ के बारे में लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो एक अपने जीवन को कोई मायने के लिए जिए, किसी सिद्धांत के लिए, और कुछ मतलब उसको डिसिप्लिन वे में जिए, मतलब कि एक डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फैमिली एंड मैरिज। Manu gave detailed rules regarding marriage, inheritance, and family relations. Marriages was considered a sacred institutions and family stability was given great importance. तो मनु जो हैं उन्होंने कई मतलब बहुत ही अच्छे से एक डिटेल्ड रूल्स बनाए हैं शादी विवाह के बारे में, इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से, ठीक है, और फैमिली के रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही अच्छे से अपना एक डिटेल रूल्स बनाया है। मैरिजेस को एक बहुत ही पवित्र चीज़ माना जाता है, पवित्र संस्थान माना जाता है। यहाँ पे फैमिली की स्टेबिलिटी जो है उसको बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि फैमिली में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिकल एग्जामिनेशन इसको हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। सो मनुस्मृति हेल्प मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन एंशिएंट सोसाइटी। तो जो प्राचीन जो समाज था वहाँ पे हम देखते हैं कि मनुस्मृति ने काफ़ी मदद किया है समाज में ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। इट प्रमोटेड मोरल वैल्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली। और यहाँ पे कुछ मोरल वैल्यूज़ को ये प्रमोट करता है, जैसे हमेशा सच बोलना, बड़ों का आदर सम्मान करना और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना। द टेक्स्ट प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड सोशल बिहेवियर। यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर के, न्याय को लेकर के, जस्टिस को, और समाज में आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए इसके प्रति। नेक्स्ट, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ लीगल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट इंडिया। साथ ही साथ ये जो प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो वहाँ पे ये कुछ डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है वो लीगल और सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देख लिए। अब इसके क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट, द कास्ट सिस्टम क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ाता है। सेकेंड, शूद्रास एंड लोअर कास्ट वेयर डिनाइड मेनी राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो निम्न कास्ट के लोग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, ये शूद्रास जिसको कहते हैं, उनको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स यानी अधिकार और अवसर से मना कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। वुमेन वेयर गिवन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन एंड लिमिटेड फ्रीडम। महिलाओं को एक पोजीशन दिया गया है परिवार के अंदर, ठीक है, और लेकिन उनको जो फ्रीडम है उसको लिमिट किया गया है, उसको रोक टोक किया गया है, ठीक है, लिमिट उनको किया गया है, फ्रीडम उनको ज़्यादा नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड, मेकिंग सोसाइटी रिजिड एंड हेरार्किकल। सोशल मोबिलिटी यानी समाज में आप एक समाज से दूसरे समाज में जाना, ये क्या होता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, और सोसाइटी को, ठीक है, एक सोसाइटी को बहुत ही रिजिड और इनहेरिटेड हेरार्किकल बनाया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे एक हेरार्की को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। मेनी प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट विथ मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। और बहुत सारे इसके जो प्रोविजंस हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, वो आज के आधुनिक जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो समानता हो, न्याय हो या फिर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार हो, उसके विरोध में दिखते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उनके बीच में टकराव आता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमने देखा, ठीक है। अब कंक्लूजन में हम बताएंगे मनुस्मृति वाज एन इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। तो मनुस्मृति क्या है, एक बहुत ही प्रभावित करने वाली प्राचीन, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट है जो कि अहम भूमिका निभाती है, ठीक है, हमारे प्राचीन भारतीय समाज को बनाने में, आकार देने में। इट एम्फेसिस ऑन ड्यूटी, मोरालिटी एंड सोशल ऑर्डर कंट्रीब्यूटेड टू स्टेबिलिटी इन इट्स टाइम। ये अपने समय के समय
मतलब अपने समय के दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करती है, जैसे वहाँ की ड्यूटी को, मोरालिटी को और समाज के क्या ऑर्डर होने चाहिए उसको बनाने में, ठीक है। हाउएवर इट सपोर्ट्स फॉर कास्ट बेस्ड हायरार्की एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन हैव अट्रैक्टेड अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। जबकि इसका जो सपोर्ट है जो हमको कास्ट बेस्ड हायरार्की में देखने को मिलता है और महिलाओं के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। देयरफॉर व्हाइल मनुस्मृति रिमेन्स an important historical document, its social laws should be understood in their historical context and evaluated in the light of modern democratic values such as equality, freedom and social justice। तो चाहे कितना भी मनुस्मृति को हम मान लें कि ये हमारा बहुत ही क्या है मतलब ऐतिहासिक एक दस्तावेज़ है जिसके अंदर कानून बनाए गए हैं समाज को लेकर के, जो समझने में तो ठीक है कि ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को बताता है, लेकिन इसके आज के आधुनिक समय में आज के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, लोकतांत्रिक जो हमारे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा समानता हो गया, आज़ादी हो गया, ठीक है, या फिर एक न्याय हो गया, सामाजिक न्याय, इसको कहीं ना कहीं ये इसमें कहीं ना कहीं ये पीछे हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इस पर क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मनुस्मृति कई सारे अपने कानून बना करके, नियम बना करके समाज को एक नए ऑर्डर से चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज के आधुनिक समाज, आधुनिक जो हमारा इंडिया है, मॉडर्न इंडिया जो है, वो कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज़ भी करता है इसके स्कॉलर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ so the next question is analyze the evolution of Bhakti movement in the north। so the Bhakti movement was the major religious and social movement in medieval India। तो अगर हम मध्य भारत में देखें, मध्यकालीन भारत के समय, तो इस समय हमारा भक्ति मूवमेंट एक रिलीजियस और सोशल मूवमेंट के रूप में उभर के सामने आया था। It emphasized devotion, that is भक्ति of God as the easiest path to salvation। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही माना गया था उस समय कि जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान क्या है, एक रास्ता है, ठीक है, सैल्वेशन का, ठीक है। द मोमेंट चैलेंज्ड रिलीजियस रिचुअल्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट्स। और ये जो मूवमेंट था इसने कहीं ना कहीं चुनौती दिया, ठीक है, कहीं ना कहीं इसने क्या किया, चुनौती दिया जो वहाँ के रिलीजियस रिचुअल्स थे, यानी कि जो वहाँ पे लोग जो रिचुअल्स करते थे, ठीक है, धर्म के नाम पे उसको, कास्ट के नाम पे जो भेदभाव था उसको, और जो पृष्ठ लोग थे जिनका वर्चस्व था, डोमिनेंस था, उसको ये चुनौती दिया। इन नॉर्थ इंडिया द भक्ति मूवमेंट डेवलप्ड बिटवीन 13th and 17th century एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट जो था वो लगभग 13 से लेके 17वीं शताब्दी तक रहा, और ये अपना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला वहाँ के समाज पे, धर्म पे, और वहाँ पे कल्चर जो था उस पे ऊपर, ठीक है। इसका क्या ओरिजिन था, क्या इसका बैकग्राउंड था, ये समझते हैं। द रूट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट कैन बी ट्रेस्ड टू साउथ इंडिया वेयर द अलवार्स एंड नयनार्स प्रेच्ड डिवोशन टू विष्णु एंड शिवा। तो अगर हम भक्ति मूवमेंट का रूट देखें तो ये कहीं ना कहीं हमको साउथ इंडिया से ट्रेस करके मिलता है, यानी कि साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है। साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो एक अलवर्स का ग्रुप था और एक नयनर्स थे, ठीक है, जो डिवोशन करते थे विष्णु और शिव के। दियर आइडियाज़ ग्रेजुअली स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया, और उनका जो ये आइडिया था, विचार था, वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया तक क्या हुआ, मतलब फैल गया, ठीक है, स्प्रेड किया। The political changes brought by the establishment of Muslim rule and the influence of Sufi sons also encouraged the growth of devotional movements in the north। और जो यहाँ पे राजनीतिक कुछ बदलाव देखने को मिल रहे थे, जैसे जैसे मतलब कि यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में बहुत ज़्यादा मुस्लिम रूलर्स आ गए थे, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं उस समय मुगल्स थे, उससे पहले जो थे दिल्ली सल्तनत में कई सारे लोगों ने राज किया था, ठीक है। तो ये सारे जो थे उस समय मुस्लिम रूल्स वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो इस समय जो था सूफी संस का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है डिवोशनल मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में, और उसी समय हमको फिर भक्ति मूवमेंट भी देखने को मिलता है। Many people were dissatisfied with complex rituals and social inequalities। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, संतुष्ट नहीं थे वो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होते थे या फिर जो सामाजिक जो असमानताएं थी उससे। द भक्ति सन्स ऑफर्ड अ सिंपल पाथ ऑफ वर्शिप बेस्ड ऑन लव, फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। वहीं पे जो भक्ति संत थे वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सामान्य बात, ठीक है, बताते थे पूजा करने का, जहाँ पर प्यार होता था, विश्वास होता था और भक्ति होती थी भगवान की, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, कैसे इसका विकास होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर। द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया इवॉल्व्ड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ सेवरल संट्स एंड रिफॉर्मर्स। तो यहाँ पे कुछ सेवरल संट्स हैं,
ठीक है, संत हैं जैसे संत कबीर दास हो गए, ठीक है, ऐसे, और कुछ रिफॉर्मर्स थे, उनके वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैलती है, उनके टीचिंग्स की वजह से। तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। फर्स्ट इज़ द रामानंद। रामानंद इज़ कंसिडर वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति संत ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये सबसे पहले, सबसे पुराने, सबसे मतलब स्टार्टिंग के ये एक संत माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। ही प्रीच डिवोशन टू द लॉर्ड राम एंड एक्सेप्टेड डिसिप्लिन्स फ्रॉम ऑल कास्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये माने जाते हैं कि ये भक्त थे किनके, राम के, ठीक है, जो राम भगवान थे उनके ये भक्त थे, और ये सारे कास्ट, जितने भी कास्ट थे उन सभी के डिसिपल्स को ये क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। हिज टीचिंग्स एम्फेसाइज्ड इक्वालिटी एंड डिवोशन रेदर दैन बर्थ बेस्ड स्टेटस, ठीक है। इनकी जो शिक्षा थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं समानता और भक्ति को दर्शाते थे, ठीक है, और ये कोई भी बर्थ बेस्ड स्टेटस पे नहीं मानते थे, ठीक है। सेकेंड जो हम देखते हैं यहाँ पे संत, दैट इज़ द कबीर। कबीर वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल भक्ति संत। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले एक संत गुरु थे, ठीक है। ही क्रिटिसाइज्ड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट फोकस्ड ऑन रिचुअल्स। इन्होंने दोनों पे क्रिटिसाइज़ किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों धर्म के जो भी प्रैक्टिसेस थे उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जो कि रिचुअल्स पे अपने फोकस रखते थे। ही बिलीव इन वन गॉड एंड स्ट्रेस्ड इनर प्योरिटी, लव एंड डिवोशन। ये मानते थे एक भगवान पे, ठीक है, सिर्फ एक भगवान को ये मानते थे, और ये भी मानते थे कि हमें ध्यान देना चाहिए अपने अंदर की प्योरिटी को, ठीक है, कितनी हमारे अंदर कितना प्रेम है, हमारे अंदर कितनी अच्छाई है, ठीक है, इस पे ये ध्यान देने को बोलते थे। हिज टीचिंग्स प्रोमोटेड रिलीजियस हार्मोनी एंड सोशल इक्वालिटी। इनकी जो शिक्षा थी वो धर्म में मतलब भाईचारे होने की बात करते थे, कि सभी धर्म को एक समान मानने की बात करते थे, और समाज में समानता लाने की बात करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ द गुरु नानक। गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिखिज्म टाउट बिलीफ इन वन गॉड, ऑनेस्ट लिविंग एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो गुरु नानक जो कि सिख धर्म जानते हैं आज, उनके ये फाउंडर हैं। ये सिखाते हैं एक भगवान पे विश्वास करना, ठीक है, ऑनेस्ट लिविंग मतलब ईमानदारी के साथ जीवन जीना, और सर्विस टू ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवता को अपना मतलब पूरा मतलब सर्विस देना, ठीक है, मतलब कि मानवता के लिए हमेशा खड़े रहना, ठीक है। ही रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं, कि जो हम जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं उसको ये मना करते हैं। साथ ही साथ जो रिलीजियस इंटॉलरेंस होता है कि हम लोग दूसरे धर्म को नहीं टॉलरेट करते हैं, नहीं मानते हैं, उसको भी ये कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हैं। हिज टीचिंग्स लेटर बिकम द फाउंडेशन ऑफ द सिख रिलीजन। और उनका यही जो शिक्षा होता है ये बाद में क्या बन जाता है, फाउंडेशन बन जाता है, नींव बन जाता है जो सिख धर्म होते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज तुलसीदास एंड सूरदास। So Tulsidas popularized devotion to Lord Ram through his famous work the रामचरितमानस। तो तुलसीदास को हम सब जानते हैं क्योंकि इनकी व्याख्या हुई है, क्योंकि ये श्री राम के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, और उनका जो बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही फेमस विख्यात जो काम है जो हम रामचरितमानस में देखते हैं, उसकी वजह से इनकी व्याख्या और बढ़ गई। सूरदास स्प्रेड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा थ्रू हिज डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोइट्री। वहीं अगर सूरदास की बात करें तो इनका जो डिवोशन है, भक्ति है, वो श्री कृष्ण के साथ है, और उसमें इनके कुछ भक्ति वाले सॉन्ग हैं, पोइट्री हैं, जिसकी वजह से ये इनको मतलब इनकी व्याख्या बढ़ी। बोथ सेंस मेड रिलीजियस टीचिंग्स एसेसिबल टू कॉमन पीपल बाय यूजिंग लोकल लैंग्वेज। दोनों जो यहाँ पे संत हैं, चाहे वो सूरदास हों चाहे वो तुलसीदास हों, दोनों यहाँ पे अपनी धर्म की जो शिक्षा है वो सामान्य लोगों तक पहुंचाते हैं, सामान्य भाषा का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अपने सॉन्ग के थ्रू, अपने पोइट्री के थ्रू यहाँ पे सूरदास उसको पहुंचाते हैं, और तुलसीदास अपने रामचरितमानस के जो काम उन्होंने किया था उसके प्रति वो पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ द भक्ति मोमेंट। फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन पर्सनल डिवोशन टू गॉड। यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि आपका खुद का क्या भक्ति है आपके भगवान के प्रति। सेकेंड, रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इक्वालिटीज। जो जाति की जो नाम पे जो भेदभाव है या फिर जो समाज में असमानता है उसको ये क्या करती है, रिजेक्ट करती है। थर्ड इज़ अपोजिशन टू मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। तो मतलब बिना मतलब के कुछ रिचुअल्स करते रहना, सेरेमनीज़ करते रहना, उसको ये बहुत ही अपोज करती है, ठीक है, उसको नहीं मानती है, या फिर उसका समझो तो उल्लंघन करती है, ठीक है, कि बिना मतलब के कुछ भी हम रिचुअल्स करे जा रहे हैं, ठीक है, तो उस सब पे ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं करती है।
नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ संस्कृत। तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे ये जो उस क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करने पे ज़्यादा जोर देती है। प्रमोशन ऑफ लव, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। तो यहाँ पे ये प्यार, समानता और भाईचारे को प्रमोट करती है। स्ट्रेस ऑन यूनिटी ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी। और ये यहाँ पे दबाव देती है कि भगवान जो है वो एक है, ठीक है। तो इसमें एक एकता होना चाहिए, भगवान के नाम पे सब अलग अलग नहीं हो, ठीक है, कि हमारे भगवान अलग है हमारे अलग है, नहीं, भगवान जो है वो क्या है, एक है और वो सबका भला चाहते हैं। और साथ ही साथ ये ह्यूमैनिटी को भी प्रमोट करती है, ह्यूमैनिटी पे भी स्ट्रेस देती है कि मानवता पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मोमेंट। द भक्ति मोमेंट ब्राउट सिग्निफिकेंट सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस। तो भक्ति मोमेंट कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक बदलाव लाता है। इट प्रोमोटेड इक्वालिटी, रिड्यूस्ड सोशल बैरियर्स एंड इनकरेज्ड रिलीजियस टॉलरेंस। तो ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, सोशल सामाजिक जो बैरियर्स होते हैं, ठीक है, उसको कम करता है और इनकरेज करता है रिलीजियस टॉलरेंस को, कि हर धर्म को हमको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इट ऑल्सो इनरिच्ड रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर थ्रू डिवोशनल पोइट्री एंड सॉन्ग्स। उसके साथ साथ इसके अंदर हमको कई सारे धार्मिक क्षेत्रीय भाषा को देखने को मिलता है, उनकी साहित्य देखने को मिलता है उसके पोइट्री और सॉन्ग के थ्रू। द मूवमेंट हेल्प क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी एमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। और ये जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक यूनिटी लाता है अलग अलग सामुदायिक लोगों के समूह से, ठीक है। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को एक साथ जोड़ने का ये काम करता है कहीं ना कहीं। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया इवॉल्व्ड एज अ पावरफुल डिवोशनल एंड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है वो एक बहुत ही पावरफुल डिवोशनल और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। Through the teachings of sons like Ramananda, Kabir, Guru Nanak, Tulsidas and Surdas, it spread the message of devotion, equality and social harmony। तो यहाँ पे कई सारे जो संत हैं उनकी जो शिक्षा है, चाहे वो रामानंद हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, तुलसीदास या सूरदास ही क्यों ना हो, वो सभी एक ही मैसेज फैलाते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें भक्ति रखनी चाहिए, इक्वालिटी की, समानता होनी चाहिए, ठीक है, और सामाजिक क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, हार्मोनी की भावना होना चाहिए, ठीक है। इट्स इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज टू बी सीन इन इंडियन सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर इवन टुडे। और इनका जो प्रभाव है वो आज भी उतना ही कायम है भारतीय समाज के अंदर, धर्म के अंदर और कल्चर के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मेडिवल टाइम के जो ये संत हैं, इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो बताई हुई बातें हैं वो आज भी लोग अपनाते हैं, आज भी लोग उस पर कायम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड दंडनीति, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड दंडनीति ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द एंशिएंट इंडिया पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जस्टिस है दैट इज़ द न्याय एंड दंडनीति जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अहम रोल रखता है हमारे प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचार में, ठीक है। So justice refers to fairness, equality and protection of rights, while dandaniti means the policy of punishment and governance through law। तो यहाँ पे जस्टिस का मतलब है कि एक फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, ठीक है, और प्रोटेक्शन हो राइट्स का, ठीक है। वहीं अगर दंड नीति का बात करें तो दंड नीति का मतलब है कि यहाँ पे एक पॉलिसी हो पनिशमेंट का, ठीक है, और गवर्नेंस का, कानून के साथ, ठीक है। मतलब कि आप कुछ गलती करते हो तो आपको उसके लिए दंड किया जाएगा, ठीक है। एंशिएंट थिंकर्स सच एज कौटिल्य बिलीव दैट जस्टिस एंड पनिशमेंट वेयर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जो यहाँ पे हमारे प्राचीन, ठीक है, थिंकर्स थे, जो कौटिल्य थे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मानते थे कि जस्टिस एंड पनिशमेंट दोनों क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, सामाजिक ऑर्डर को, ठीक है, समाज में जो ऑर्डर बना हुआ है उसको मेंटेन रखने के लिए और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जस्टिस भी हो और उसके साथ साथ पनिशमेंट भी मिले। अगर आप जस्टिस जहाँ देखोगे तो वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई काम है, ठीक है, कोई अगर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो जस्टिस ये है कि जो रूल को फॉलो नहीं करता है उसको क्या किया जाए, उसके लिए पनिश किया जाए। Both concepts were closely connected because justice could only be ensured when laws were properly enforced। तो जैसे कि हम बताएं कि अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कानून को तोड़ रहा है, तो इसके लिए न्याय यही कहेगा कि जो रूल नहीं मान रहा है उसको पनिशमेंट करो। तो ये दोनों आपस में क्या है,
क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जस्टिस तभी मतलब दिया जा सकता है जब लॉज को प्रॉपरली लगाया जाए, कानून को प्रॉपरली क्या किया जाए, यहाँ पे इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। मीनिंग ऑफ जस्टिस यहाँ पे देखते हैं। सो जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एवरी पर्सन्स व्हाट इज़ राइटफुली डन टू देम। तो जस्टिस क्या होता है? तो जस्टिस एक तरह से कहा जा सकता है कि मतलब हर इंसान के लिए है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो उसके साथ सही हो, ठीक है। तो उसके लिए हम जस्टिस देखते हैं, ठीक है। न्याय, न्याय कब हम मांगते हैं? जब हमारे साथ कोई चीज़ गलत होता है तो हम कहते हैं कि हमको इसके लिए जस्टिस मिलेगा और हम कहीं कोर्ट में जाएंगे जस्टिस के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उसके साथ फेयर हो, ठीक है, राइटफुल हो उसके साथ, ठीक है। इसके लिए हम जस्टिस का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट लाए, ठीक है। इट एम्स टू मेंटेन फेयरनेस इन सोसाइटी बाय प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनजस्टिस। तो यही है कि इसका सिद्धांत होता है, इसका जो एम होता है, ठीक है, लक्ष्य होता है कि समाज में एक फेयरनेस बनाए रखना, ठीक है, कि समाज सही से चले, ठीक है, ठीक है। दूसरों को प्रोटेक्ट करके, किससे? एक्सप्लॉयटेशन, उनके शोषण से, भेदभाव से और अन्याय से। इन एंशिएंट इंडिया जस्टिस वाज लिंक्ड विद धर्म विच मीन्स मोरल ड्यूटी, राइटियसनेस एंड प्रॉपर कंडक्ट। सो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो जस्टिस होता था उसको धर्म के साथ जोड़ा जाता था, जैसे कि मोरल ड्यूटी हमारा क्या है, क्या सही चीज़ है करना, ठीक है, प्रॉपर किस तरह से हम उसको कंडक्ट करेंगे, ठीक है। द किंग वाज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ जस्टिस एंड इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स वेयर ट्रीटेड फेयरली। और यहाँ पे जो हमारे किंग होते थे, ठीक है, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उस समय जो किंग होते थे उनको एक तरह से गार्जियन माना जाता था, कि जस्टिस के वो क्या है? गार्जियन है, यानी कि न्याय देना उनका काम है और ये पक्का करना कि सारे जो उनके नागरिक हैं, उनके जो जनता है, उसको समान उनके साथ मतलब समाज उनके साथ व्यवहार हो, ठीक है, उनके साथ फेयरली ट्रीट किया जाए। Justice was not only concerned with legal matters but also with social and moral responsibility। तो जस्टिस यहाँ पे सिर्फ लीगल मैटर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक और जो हमारे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है। इट प्रोमोटेड हारमोनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये हारमोनी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखता है अलग अलग समाज के जो सेक्शंस हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हम दंड नीति का क्या मीनिंग है ये समझते हैं। मीनिंग ऑफ दंड नीति। सो दंड नीति लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ पनिशमेंट। तो मतलब यहाँ इसका मतलब होता है साइंस ऑफ पनिशमेंट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य पनिशमेंट वाज नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट डिसऑर्डर। तो कौटिल्य के अनुसार क्या था कि जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे और जो डिसऑर्डर है वो होने से बचे, मतलब उसको रोका जा सके, ठीक है। विदाउट पनिशमेंट सोसाइटी वुड फॉल इनटू chaos because people might ignore laws and act according to their selfish इंटरेस्ट। तो कहना का मतलब है कि अगर पनिशमेंट नहीं होगा तो जो समाज होगा वो केओस में चला जाएगा, मतलब कि जो मनाएगा वो करेगा, कोई भी यहाँ पे रूल नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। लोग क्या करेंगे, जो भी कानून बनाया जाएगा उसको इग्नोर करते रहेंगे और अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें करते रहेंगे। जैसे कि आज हम देखते हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक मेंटेन रखने के लिए क्या किया गया है, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे, फाइन्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये फ़ाइन नहीं होता, यानी कि पनिशमेंट नहीं होता, तो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, तो मतलब कि एक लोग इधर से आ रहे हैं, एक लोग इधर से जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करके अपने जल्दीबाजी के चलते यहाँ से चले जाएंगे और फिर इधर वाले ट्रैफिक में फंसेंगे या फिर मतलब एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या करता है, केओस लाता है, ठीक है। तो ये उनका मानना था। सो दंड नीति इन्वॉल्व्स द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। तो दंड नीति के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉज़ हैं उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है, सिटीजन्स के प्रोटेक्शन को देखा जाता है और जो ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, दोषी हैं, उनको पनिशमेंट भी मिलता है। द रूलर वाज एक्सपेक्टेड टू यूज पनिशमेंट वाइजली एंड फेयरली। और यहाँ पे रूलर्स जो होते हैं उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो पनिशमेंट को मतलब सही तरीके से, सही जिसको देना होगा उसी को देंगे। एक्सेसिव पनिशमेंट कुड क्रिएट फियर एंड रीसेंटमेंट वाइल वेरी लीनिएंट पनिशमेंट कुड इनकरेज क्राइम्स एंड लॉलेसनेस। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डर लाता है, जिससे कि वो इंसान फिर से वैसा कुछ काम करने से डरेगा या फिर दूसरे उसको देख करके डरेंगे। लेकिन अगर हम उसको एकदम मतलब कम पनिशमेंट देते हैं, एकदम मतलब लीनिएंट है, ठीक है, बहुत ही कम है, तो वो कहीं ना कहीं उसको क्राइम करने के लिए फिर से प्रोत्साहित करेगा कि इतना कम से तो हम मतलब आसानी से सह लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कि अगर हम ट्रैफिक में अगर हम हेलमेट नहीं पहने, ठीक है, तो अगर हमसे सिर्फ 100 रुपये लिया जाए तो हम क्या करेंगे, अगली बार क्या हेलमेट पहनेंगे, नहीं, ठीक है, या फिर ट्रिपल लोडिंग है, ठीक है,
तो अगर 100 रुपया फ़ाइन है तो क्या किया जाएगा, इंसान कहेगा चलो ना कोई बात नहीं 100 रुपया दे करके तो हम छूट जाएंगे। तो ये क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, वेरी लीनियंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1000 रुपया लगा दें, ठीक है, कि 1000 रुपया आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, तो ये एक डर रहेगा और इसके प्रति लोग क्या करेंगे, ना ही ट्रिपल लोडिंग जाएंगे और हेलमेट का भी उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखते हैं। सो क्या रिलेशन है जस्टिस और दंड का, देखते हैं। जस्टिस एंड दंड आर क्लोजली रिलेटेड। जस्टिस प्रोवाइड्स द मोरल एंड लीगल फाउंडेशंस वाइल दंड सर्व एज द टूल फॉर इन्फोर्सिंग जस्टिस। तो दोनों क्या हैं, बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करता है मोरल और लीगल फाउंडेशन को, वहीं जो दंड नीति है वो देखता है कि जो जस्टिस है वो सही से हो पाए, ठीक है। वो एक तरह से टूल है जो सर्व करता है कि जस्टिस सही से इन्फोर्स हो सके। पनिशमेंट हेल्प्स इंश्योर दैट लॉज आर ओबेड एंड रॉन्ग डूअर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है। पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर पक्का करता है कि जो भी ओबेयर्स हैं, ठीक है, सॉरी जो भी लॉज हैं उसको ओबे किया जाए, ठीक है, और जो रॉन्ग डूअर्स हैं यानी कि जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको इसके लिए जवाबदेही देना पड़े, ठीक है। दस दंड नीति सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। इसलिए हम बात करें तो दंड नीति जो है वो सपोर्ट करता है जस्टिस को समाज में बनाने के लिए, अचीवमेंट उसको उसके लिए करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं पे हमको जस्टिस मेंटेन रखना है तो वहाँ पे पनिशमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं आपस में जोड़ के रखता है। सो व्हाट इज़ द क्रिटिकल एग्जामिनेशन? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दंड नीति हैज़ सेवरल स्ट्रेंथ। दंड नीति का जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं। It emphasizes the importance of law, discipline and effective governance। तो ये कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ है, डिसिप्लिन है और एक इफेक्टिव गवर्नेंस को एम्फेसाइज करता है, बनाए रखता है, ठीक है, कि जो हमारे कानून हैं उसका जो महत्व है वो बना रहे, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे और हमारा गवर्नेंस है वो बेहतर तरीके से हो। It recognizes that social order cannot be maintained without proper enforcement of rules। और ये भी ये पता लगाता है, ध्यान रखता है कि जो समाज का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो बिना रूल्स के ना रहे, ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो रूल्स हैं उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो सके, तो उसको ये बनाए रखता है। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑल्सो हैज़ लिमिटेशंस। फिर भी इसके कुछ क्या है यहाँ पे लिमिटेशंस भी देखने को मिलते हैं। इट गिव्स सिग्निफिकेंट पावर टू द रूलर विच में लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये कुछ पावर देता है रूलर को जो कि कभी कभी इसका मिसयूज करते हैं अपने अथॉरिटी का। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन पनिशमेंट कैन क्रिएट अ फियर बेस्ड सोसाइटी रैदर दैन वन बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज़ एंड कंसेंट। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेसिव डिपेंडेंस रहे पनिशमेंट के ऊपर तो ये एक फियर बेस्ड सोसाइटी बना देता है, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब क्या हो सकता है, आप एक समाज के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, जबकि समाज होना चाहिए एक मोरल वैल्यूज़ और कंसेंट के ऊपर। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम्स प्रेफर अ बैलेंस बिटवीन पनिशमेंट, राइट्स एंड रिहैबिलिटेशन। सो अगर हम आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर देखें तो ये एक बैलेंस बनाता है पनिशमेंट, ठीक है, दंड के ऊपर, राइट्स अधिकार के ऊपर और रिहैबिलिटेशंस, ठीक है, मतलब उसको बेहतर करने के लिए। सो कंक्लूजन में हम इसको कंक्लूड करते हुए बताएंगे, जस्टिस एंड दंड नीति वेयर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थाउट। तो जो हमारे प्राचीन भारतीय राजनैतिक जो सोच था, विचार था, उसके लिए ये बहुत ही क्या था, इम्पॉर्टेंट था, फंडामेंटल प्रिंसिपल था, ठीक है। जस्टिस एम्ड एट फेयरनेस एंड सोशल हार्मोनी वाइल दंड नीति इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज थ्रू अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। तो यहाँ पे जस्टिस जो था उसका जो मेन एम था कि वो समाज में हार्मोनी बनाए रखने की कोशिश करता था, फेयरनेस बनाने की कोशिश करता था। वहीं दंड नीति जो है वो ये पक्का करता था कि जो कानून है वो अच्छे से लागू हो अप्रोप्रिएट पनिशमेंट के थ्रू, ठीक है, कि हम पनिशमेंट अगर देंगे, अगर कोई कानून नहीं मानेगा, उल्लंघन करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑल्दो सम एस्पेक्ट ऑफ दंड नीति मे अपीयर हार्श फ्रॉम अ मॉडर्न perspective, both concept contributed significantly to the development of governance, law and administration in ancient India। तो अगर हम देखें तो कुछ जगह पे हमको दंड नीति थोड़ा सा हार्श भी देखने को मिलता है, ठीक है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी कंट्रीब्यूट करता है कि उस समय काफ़ी हद तक डेवलपमेंट मिलता है देखने को गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, लॉ के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीज़ को यहाँ पे दिखाता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज
एनालाइज द कबीर्स थाट्स ऑन वुमेन एंड ऑल्सो हिज पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़। तो कबीर के क्या विचार थे महिलाओं के लिए और इनके पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ को भी देखेंगे। कबीर वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। तो कबीर को सबसे एक सबसे अहम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पे संत माना जाता है भक्ति मूवमेंट के दौरान जो मेडिवल इंडिया में हमने देखा। ही वॉज ए पोएट, सोशल रिफॉर्मर एंड स्पिरिचुअल टीचर हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, इक्वालिटी एंड डिवोशन टू गॉड। तो वो एक पोएट रहते हैं, कवि रहते हैं, फिर वो सोशल रिफॉर्मर भी रहे और एक स्पिरिचुअल टीचर भी थे जिन्होंने मैसेज फैलाया प्रेम का, समानता का और भगवान के प्रति डिवोशन का। डिवोशन मीन्स कि आपका जो श्रद्धा है, ठीक है, भक्ति है। थ्रू हिज सिंपल वर्सेस जैसे दोहा, कबीर क्रिटिसाइज सोशल इविल्स, रिलीजियस हाइपोक्रेसी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो कबीर के दोहे हम सबको पते हैं। तो जो कबीर के जो दोहास थे जिनको वर्सेस कहा जाता है उसमें कबीर ने क्रिटिसाइज़ किए हैं सोशल इविल्स, सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको, रिलीजियस हाइपोक्रेसी, जो धर्म के नाम पे जो ये हाइपोक्रेसी फैलाई जाती है उसको, और जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव को। हिज आइडियाज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। और इनके जो विचार हैं उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है भारतीय समाज के ऊपर। कबीर का क्या विचार है महिलाओं को लेकर के ये हम देखते हैं। कबीर्स थाउट ऑन वुमेन। कबीर्स व्यूज़ ऑन वुमेन अपीयर्ड मिक्स। तो कबीर के जो विचार हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए वो एक मिश्रित हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक मिक्स्ड है। इन सम ऑफ हिज वर्सेस ही क्रिटिसाइज्ड अटैचमेंट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स एंड कंसीडर्ड एक्सेसिव अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन एज अ बैरियर टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो कुछ अपने दोहों में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे प्लेजर्स हैं और यहाँ पे जो अटैचमेंट्स हैं, ठीक है, उनको, जहाँ पे वो बोलते हैं कि महिलाओं के प्रति, ठीक है, जो अट्रैक्शन है, ठीक है, एक्सेसिव अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बैरियर हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं उसके लिए वो क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, ठीक है। Such statements reflects the religious thinking of his time, where sons often advised followers to avoid material temptations। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक धार्मिक विचार को उस समय के, ठीक है, जहाँ पर जो संत हैं वो अपने फॉलोअर्स को, ठीक है, अपने फॉलोअर्स को ये एडवाइस देते हैं कि वो जो भी मटेरियल टेम्पटेशंस हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे मटेरियलिस्टिक जो लाइफ में वो उलझे रहते हैं उनसे वो क्या हो, दूर हो, उनको वो अवॉइड करना सीखें। हाउएवर कबीर डिड नॉट सपोर्ट द सोशल ऑपरेशंस ऑफ वुमेन। जबकि कबीर कभी भी जो सामाजिक ऑपरेशंस, यानी कि समाज से द्वारा जो महिलाओं को कुछ भी उनको निकाला गया या फिर उनके प्रति जो भी समाज में जो नीचा दिखाया गया उनको, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस उनके थ्रू किए गए, ठीक है, उसको वो कभी भी सपोर्ट नहीं किए हैं, ठीक है। यानी कि समाज में जो महिलाओं को नीचे वर्ग में रखा जाता है या फिर उनके प्रति बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं उसको कभी भी कबीर ने सपोर्ट नहीं किया है। ही रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। वो बताते हैं, ठीक है, समझाते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि कितना महिलाओं का महत्व है, ठीक है, मानव जीवन और समाज में। इन सेवरल वर्सेज ही एम्फेसाइज्ड दैट एवरी पर्सन इज़ बॉर्न फ्रॉम ए वुमेन एंड देयरफॉर वुमेन डिज़र्व रिस्पेक्ट। उन्होंने अपने कई दोहों में बताया है कि जितने भी मनुष्य हैं, पर्सन है, ठीक है, इंसान है, वो एक वुमेन के पास से ही जन्म लेता है, ठीक है, वुमेन से ही वो जन्म लेता है, वुमेन से ही उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसीलिए हमें महिलाओं का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उनके सम्मान करने चाहिए। ही बिलीव दैट स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स इज़ नॉट लिमिटेड बाई जेंडर। वो मानते हैं कि जो हमें स्पिरिचुअल अचीवमेंट है वो किसी भी जेंडर तक आधारित नहीं है, सीमित नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन द आई ऑफ गॉड। उनके अनुसार चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों भगवान की नज़र में समान हैं। Thus, while some of his saying seems critical of women, his broader message supported human equality and dignity। इसलिए कुछ उनके जो यहाँ पे दोहे हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को और ज़्यादा ठीक है, हाँ, लोगों के प्रति और ज़्यादा उनको सम्मान देता है और वो सपोर्ट करते हैं ह्यूमन की समानता और डिग्निटी को। उनके कि मनुष्य जो है वो सब समान है और उनको उनकी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो उनको मिलते रहे। अब कबीर के क्या सोशल आइडियाज़ हैं ये हम देखते हैं। कबीर का जो सोशल आइडिया है वो देखेंगे।
कबीर स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो कबीर जो थे वो कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे और जो समाज में जो भेदभाव था उसको भी वो बहुत अपोज करते थे। ही बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय द सेम गॉड, मतलब कि सेम गॉड की वो क्रिएशन है, इसलिए वो मानते थे कि सभी लोग क्या हैं, बराबर है, समान है। ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट ए पर्सन बिकम सुपीरियर और इन्फीरियर बाई बर्थ। और वो इस विचार से भी बहुत ही असहमत थे कि कोई भी इंसान जो है वो सुपीरियर या इन्फीरियर हो जन्म से, ठीक है। ही क्रिटिसाइज्ड मीनिंगलेस रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ। तो जो मीनिंगलेस रिचुअल्स होते थे, सुपरस्टिशंस होते थे और ब्लाइंड फेथ था, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। कबीर टाउट दैट ट्रू रिलीजियन lines in purity of heart, good conduct and devotion to God rather than in external practices। तो कबीर ये सिखाते थे कि अगर हमारा ट्रू रिलीजियन जो है, ठीक है, जो हमारा सच्चा जो धर्म यही है, वो एक इंसान के पवित्र दिल में होता है, ठीक है, उसके अच्छे कर्म में होता है और भगवान के प्रति भक्ति में होता है, ठीक है, ना कि एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस में, ठीक है, कि बाहर से हम क्या कर रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें नहीं होता है। वो लाई करता है कहाँ पे, आपके सच्चे मन में, ठीक है, आपके अच्छे कर्म में और आपके भगवान के प्रति अच्छे, ठीक है, भक्ति में। ही ऑल्सो अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड इनकरेज यूनिटी अमॉन्ग पीपल। तो ये जो छुआछूत है, ठीक है, उसको भी वो अपोज करते हैं, दैट इज़ द अनटचेबिलिटी। और वो इनकरेज करते हैं कि सभी लोग क्या रहें, यूनिटी में रहें, ठीक है। हिज टीचिंग्स प्रमोटेड ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड सोशल हार्मोनी। और उनकी जो शिक्षा है वो भाईचारे को, ठीक है, टॉलरेंस को, ठीक है, टॉलरेंस मतलब किसी चीज़ को, मतलब सबको बराबर मानना, ठीक है, और सोशल हार्मोनी को प्रमोट करती है। Through his poems, he tried to remove divisions based on caste, religion and social status। तो अपने पोएम के साथ वो चाहते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि जो समाज में जो लोगों में डिविजन्स हैं, ठीक है, लोगों में जो अलग अलग लोगों को डिवाइड किया गया है, ठीक है, उनके कास्ट के आधार पे, रिलीजन या फिर उनके स्टेटस के आधार पे, उसको वो ख़त्म कर सकें, रिमूव कर सकें, ठीक है। तो अपने पोएम में वो ऐसे कई सारे चीज़ों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं। अब इनके क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं ये देखते हैं। कबीर वाज नॉट अ पॉलिटिकल थिंकर इन द मॉडर्न सेंस बट हिज टीचिंग्स हैज़ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो कबीर कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं होते हैं, ठीक है, अपने मॉडर्न सेंस से, लेकिन उनके जो टीचिंग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को भी रखते हैं। ही स्पोक अगेंस्ट इनजस्टिस, ऑपरेशन एंड मिसयूज ऑफ पावर। तो वो अन्याय के प्रति, ठीक है, ऑपरेशंस, किसी को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाना और जो पावर का जो मिसयूज होता है उसके प्रति वो हमेशा बोलते दिखते हैं। ही बिलीव दैट रूलर शुड बी फेयर, ऑनेस्ट एंड कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल। वो ये मानते हैं कि जो भी रूलर है, ठीक है, जो भी शासक है, उसको सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और लोगों के विकास के लिए, लोगों के वेलफेयर, कल्याण के लिए वो काम करे, उसके लिए वो कंसर्न होना चाहिए। कबीर क्रिटिसाइज्ड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस अथॉरिटीज़ व्हेन दे एक्सप्लॉइटेड कॉमन पीपल। कबीर दोनों को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस अथॉरिटीज़ हो, जो अगर लोगों का एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, तो ठीक है। बाई चैलेंजिंग अथॉरिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी ही इनकरेज्ड अ मोर जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो ऐसी अथॉरिटीज़ को वो चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और इससे वो कहीं ना कहीं एक साफ़ सुथरा सच्चा समाज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। His emphasis on truth, justice and moral conduct indirectly influence ideas of good governance and social justice। तो उनका जो यहाँ पे प्रभाव है सच्चाई को लेकर के, न्याय को लेकर के और एक मोरल कंडक्ट को लेकर के, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है इनडायरेक्टली रूप से कि समाज में एक गुड गवर्नेंस आए और जस्टिस बना रहे, ठीक है। कंक्लूजन में हम बताएंगे, कबीर वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर हुज टीचिंग्स वेंट बियॉन्ड रिलीजन। तो कबीर एक बहुत ही ग्रेट रिफॉर्मर रहते हैं, थे, जिनकी जो शिक्षा है वो रिलीजन से भी आगे तक गई। हिज व्यूज़ ऑन वुमेन एम्फेसाइज डिग्निटी एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी। उनके जो यहाँ पे व्यूज़ हमने देखे, ठीक है, वुमेन के ऊपर, वो उनकी डिग्निटी की बात करता है और स्पिरिचुअल इक्वालिटी की भी बात करता है। हिज सोशल आइडियाज़ चैलेंज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस and religious divisions while his political ideas promote justice and moral leadership। तो उनका जो सोशल आइडिया है
वो कहीं नहीं कास्ट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, सुपरस्टिशंस है या फिर जो रिलीजियस डिविजन्स हैं उसको चैलेंज करता है, और जो उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो जस्टिस को प्रमोट करता है और लीडरशिप को बेहतर बनाता है। इवन टुडे कबीर's मैसेज ऑफ इक्वालिटी, लव एंड ह्यूमैनिटी रिमेंस रिलेवेंट एंड इंस्पायरिंग। अगर हम आज भी देखें तो कबीर के कई सारे दोहे हम सुनते हैं जिसमें वो समानता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, जो आज भी काफ़ी हद तक रिलेवेंट और इंस्पायरिंग होता है हमारे लिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं कबीर से आज भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं और हम अपने जीवन में इसको अपना भी रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज BPSC 112 का एक इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कवर किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप उसे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है shop.hindustanknowledge.com साइट पे, और यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करके आसानी से यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।